हेलो स्टूडेंट्स, साइंस क्लास एंड जीके में आप सभी का स्वागत है। तो सभी स्टूडेंट्स फटाफट लाइव जुड़ जाइए, अपन अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन जो है पृष्ठ रसायन वाला चैप्टर रिवीजन करेंगे आज, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है अधिशोषण, है ना। मैंने 4 मिनट का वीडियो बनाया था, बट उसमें क्या है, उस तरह के वीडियोस आपको अभी नहीं दे सकता क्योंकि उसमें थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स की थोड़ी सी कमी है। उसको दूर करेंगे और उसके बाद उस तरह के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए देखिए, है ना। तो यहाँ पे अधिशोषण अपना टॉपिक है। अधिशोषण की बात करते हैं। देखिए अधिशोषण क्या होता है। तो यहाँ पे बात करूँ तो जब किसी ठोस पदार्थ को, देखिए यहाँ पे अधिशोषण क्या होता है। जब किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव तथा गैस के संपर्क में लाया जाता है ना, तो उस ठोस पदार्थ की सतह पे क्या होता है, जो गैस के कण होते हैं या फिर जो द्रव के कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। आपने कभी देखा हो कि आप किसी कमरे में बहुत दिन तक नहीं जाते। फॉर एग्जांपल आपके घर का स्टोर रूम, जब वहाँ पे आप जाते हो तो आप देखते हो हर वस्तु पर क्या होता है, हर ठोस पदार्थ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ मिट्टी के कण आपको मिलेंगे। ठीक है। तो वो जो मिट्टी के कण होते हैं वो क्या होते हैं, जो वायुमंडल में उपस्थित मिट्टी के कण होते हैं वो उस ठोस सतह की, उस ठोस पदार्थ की सतह पे क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। तो बस उसी के आधार पर हम इसकी परिभाषा बनाएंगे कि जब किसी ठोस को द्रव तथा गैस के संपर्क में लाया जाता है, क्या द्रव तथा गैस के संपर्क में लाया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उस ठोस पदार्थ की सतह पर क्या, ठोस की सतह पर द्रव तथा गैस के कण क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है अधिशोषण की, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा अधिशोषण के, अधिशोषण क्या होता है। उसके बाद अधिशोषण के अंतर्गत कुछ परिभाषाओं का यूज किया गया है। एक बार मैं देख लेता हूँ सब कुछ सही दिख रहा है ना, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सब कुछ, है ना। तो यहाँ पे अधिशोषण के अंतर्गत 2 शब्द और आते हैं, एक अधिशोष्य और अधिशोषक। तो सबसे पहले शब्द लेंगे अधिशोष्य। अधिशोष्य, यहाँ पे अधिशोष्य शब्द से क्या तात्पर्य है। अधिशोष्य शब्द, देखिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो अभी मैंने आपको बताया, जो ठोस पदार्थ होता है उसकी सतह पे क्या हो जाता है, धूल के कणियाँ। जब हम उसको द्रव के संपर्क में लाते हैं, द्रव जो भी होता है द्रव पदार्थ, वो उस पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, या फिर उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। तो उससे उस जो ठोस जिस ठोस की सतह पर एकत्रित हुए, जिस सतह पे वे कण, धूल के कण एकत्रित हुए, उस सतह को ये हम क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। क्या, अधिशोषक, अधिशोषक। तो ध्यान रखना यहाँ 2 शब्द प्रयोग हो रहे हैं, एक तो अधिशोष्य और दूसरा अधिशोषक। अधिशोषक क्या हुआ, जिस पर द्रव, जिस सतह पर, ठीक है, जिस सतह पर द्रव तथा गैस के कण एकत्रित होते हैं। क्या, द्रव तथा गैस के कण एकत्रित होते हैं, के कण एकत्रित होते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस सतह पर गैस तथा द्रव के कणों का, यहाँ पे और लगा के लिख देता हूँ, ठीक है, और कणों का अधिशोषण होता है, अधिशोषण होता है, तो वह सतह क्या कहलाती है, अधिशोषक कहलाती है। अब यहाँ पे अधिशोष्य की बात की जाए तो जिन पदार्थ के सूक्ष्म कणों का क्या होता है, अधिशोषण होता है, उन पदार्थ के सूक्ष्म कणों को ही हम क्या कहते हैं, अधिशोष्य कहते हैं। देखिए हमारे पास जो गैस के जो भी कण होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। तो उन कणों को ही हम क्या कह रहे हैं, अधिशोष्य कह रहे हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात मैं लिखूं कि गैस, सीधे ये भी छोड़ो, है ना, जिस पदार्थ के कणों का
अधिशोषण, जिस पदार्थ के कणों का अधिशोषण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिशोष्य कहते हैं। उन पदार्थ के कणों को ही हम क्या कहते हैं, अधिशोष्य कहते हैं। अब एक स्ट्रक्चर के जरिए समझते हैं। हमारे पास क्या है, ये ठोस पदार्थ है। इस ठोस की ये क्या है, सतह है। ये ध्यान रखना, ये क्या है, सतह है। ये हमारे पास ठोस की क्या हो गई, सतह हो गई। अब हमारे पास जो है ये कहाँ रखा हुआ है, किसी जगह पे रखा हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे, आपको पता है वायुमंडल में बहुत सारे गैसें होती है, बहुत सारे धूल होते हैं, उनके कण परमाणु होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब ये किसी वायु के संपर्क में रखा है इस टाइम, ठीक है। जब ये वायु के संपर्क में रखा होता है तो वायु में उपस्थित धूल के कण तथा गैसों के जो परमाणु या कण होते हैं उनको ये ठोस पदार्थ क्या कर लेता है, इसकी सतह आकर्षित कर लेती है। ये उसकी सतह पर आकर्षित हो जाते हैं और क्या होता है, उसकी सतह पर धीरे धीरे जमा होने लग जाते हैं। उसकी सतह पर धीरे धीरे जमा होने लग जाते हैं। तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। क्या, अधिशोषण, अधिशोषण। ये तो हो गई अधिशोषण की बात। अभी मैंने अधिशोषक शब्द का प्रयोग किया था, तो इस चित्र में आपको समझा देता हूँ कि अधिशोषक तो ये हो जाएगा, इसकी सतह क्या हो जाएगी, अधिशोषक हो जाएगी। क्या, इसकी जो सतह है वो क्या हो जाएगी, अधिशोषक। ये तो हो गई इसकी सतह। बट अगर बात करें अधिशोष्य की, तो ये जो कण है यही क्या कहलाएंगे, अधिशोष्य, अधिशोष्य। तो ये सिंपलेस्ट ये समझाना था, जो मैंने समझा दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए, अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर दो शब्द और प्रयोग हो रहे हैं। क्या, एक शब्द तो ये कि घनात्मक अधिशोषण। क्या, घनात्मक अधिशोषण। घनात्मक अधिशोषण क्या होता है, जो भी अपनी बुक में दे रखा है वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। जो जो अपनी बुक में दे रखी है वो सीक्वेंस बाय मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। कुछ भी ऊपर नीचे नहीं रिवाइज करवा रहा, कंटिन्यू एक एक चीज समझाता हुआ रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी हमारे पास घनात्मक अधिशोषण, और दूसरा शब्द प्रयोग में लिया जा रहा है यहाँ पे क्या, ऋणात्मक अधिशोषण। ऋणात्मक अधिशोषण, अधिशोषण। तो यहाँ पे घनात्मक अधिशोषण क्या होता है, जब हमारे पास कुल उपस्थित हमारे पास अधिशोष्य, जितने भी हमारे पास कुल उपस्थित अधिशोष्य की मात्रा, यानी कुल अधिशोष्य की मात्रा का, कुल अधिशोष्य की जो भी, हाँ, अधिशोष्य से क्या तात्पर्य, जिन कणों का हमारे पास क्या होता है, अधिशोषण होता है, जिन पदार्थ के कणों का अधिशोषण होता है उसे ही हम अधिशोष्य कहते हैं। तो अधिशोष्य की जितने भी मात्रा है उस मात्रा में से अधिकतम मात्रा का यदि क्या हो जाए, अधिशोषण हो जाए, अधिशोषण हो जाए। कितनी मात्रा का, तो मैक्सिमम मात्रा का, मैक्सिमम मात्रा का यदि क्या हो जाए, अधिशोषण हो जाए, तो वो कौन सा अधिशोषण कहलाएगा, घनात्मक अधिशोषण कहलाएगा। अब बात करें ऋणात्मक अधिशोषण, तो ये भी वही होगा कि कुल अधिशोष्य की मात्रा का, अधिशोष्य की मात्रा का, कुल अधिशोष्य की मात्रा का न्यूनतम भाग, न्यूनतम लिख देता हूं, ठीक है, न्यूनतम भाग का क्या हो जाए, अधिशोषण हो जाए, अधिशोषण। तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, ऋणात्मक अधिशोषण कहलाएगा। तो सिंपलेस्ट, बस ज्यादा कुछ है नहीं। घनात्मक अधिशोषण क्या होता है, जो भी हमारे पास अधिशोष्य है,
जो भी पदार्थ अधिशोष्य है उस पदार्थ जितनी भी भाग हमारे पास है, जितनी भी मात्रा हमारे पास है, उस मात्रा का यदि मैक्सिमम अधिकतम भाग का क्या हो जाए, अधिशोषण हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, घनात्मक अधिशोषण कहलाएगा। और यदि हमारे पास जितनी भी मात्रा अधिशोष्य की है उसमें से न्यूनतम यानी मिनिमम भाग का ही क्या हो, अधिशोषण हो, तो वो ऋणात्मक अधिशोषण कहलाएगा। तो ये सिंपलेस्ट यहाँ तक अपन रिवाइज कर चुके हैं। तो ये जो भी था अपनी बुक में वो रिवाइज करवा दिया डेफिनेशन के अंतर्गत। अब इसके बाद अपने आता है इसके एग्जाम्पल, कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है जिनके जरिए हम क्या समझ सकते हैं, अधिशोषण किस तरह होता है, इस चीज को समझ सकते हैं। तो उन्हें 4 या 5 एग्जाम्पल को देखते हैं। एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए अब अपन कुछ उदाहरण की बात करते हैं। तो एक एक उदाहरण में लिखता हुआ आपको समझाता हुआ आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल अपने पास क्या है कि हमारे पास यदि कोई पात्र है, उस पात्र के अंदर क्लोरीन, ऑक्सीजन, अमोनिया एंड SO2 आदि इट्स गैस भरी हुई है। हमारे पास क्या है, कोई पात्र है, उस पात्र के अंदर ये गैस भरी हुई है, ठीक है। ये सारी गैसें के कण क्या है, भरी हुई है। और इसके कारण क्या हो रहा है, इस पात्र के अंदर भरपूर मात्रा में दाब उपस्थित है। क्या दाब, भरपूर मात्रा में क्या लगा रहे हैं, पात्र की दीवारों पर दाब लगा रहे हैं। अगर हम अब हम क्या कर देते हैं, इस पात्र के अंदर यहाँ से खोलकर इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, चारकोल डाल देते हैं। क्या, चारकोल। क्या डाल दिया हमने, चारकोल डाल देते हैं। हम क्या करते हैं, इस पात्र को खोल लिया हमने, इस पात्र को खोल लिया हमने, और इस पात्र को खोलकर हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर चारकोल डाल दिया। तो अब क्या होता है, जैसे ही चारकोल इसके अंदर जाता है तो इस पात्र का जो दाब होता है, दाब वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर साइंटिस्टों ने रिसर्च किया कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला कि जब इसमें चारकोल डाला गया, क्या, चारकोल डाला गया, तो चारकोल के ऊपर जो सतह है, चारकोल का जो चूर्ण है, उसके ऊपर क्या हुआ, इन गैस के कणों का अधिशोषण हो गया, अधिशोषण हो गया। यानी उस चारकोल के चूर्ण पर ये गैस के अणु क्या हो गए, जमा हो गए, उस चारकोल के चूर्ण के ऊपर चले गए, ना कि दीवारों पर दाब लगाना शुरू कर दिया। तो इस तरह एग्जाम्पल है कि जब क्लोरीन, ऑक्सीजन, NH3O, CO2, SO2 या फिर अन्य कोई गैस हो, कोई पात्र में भरी हुई है, तो उसके अंदर यदि हम चारकोल डाल देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, हमारे पास ये जो चारकोल होता है ये गैसों का क्या कर लेता है, गैसों का अधिशोषण कर लेता है, जिसके कारण इसका दाब कम हो जाता है। फिर सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास आता है कि हमारे पास जो सिलिका जेल होती है, सिलिका जेल यानी हमारे वायु में नमी उपस्थित होती है, अगर हमें इसे शुष्क करना हो तो हम क्या करते हैं, हम सिलिका जेल का उपयोग करते हैं। हम सिलिका जेल के माध्यम से वायु को शुष्क बनाते हैं। यानी हमारे पास जो सिलिका जेल होती है, जब उस सिलिका जेल को वायु में रख देते हैं तो क्या होता है, जो हमारी वायु होती है उसमें जितना भी नमी या पानी उपस्थित होता है उसका क्या कर लेता है, सिलिका जेल अधिशोषण कर लेता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, वायु शुष्क हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है। फिर तीसरा एग्जाम्पल, आपको पता है कि चीनी किसकी बनती है, गन्ने की बनती है। जब चीनी गन्ने से बनाई जाती है तो आपने कभी गन्ने का जूस बनते हुए देखा है, बिल्कुल देखा है। जब गन्ने का जूस बनता है तो उसमें एक विशेष कलर निकलता है, मतलब गन्ने का जूस जो है एक कलर के साथ ग्रीन गन्ने का जूस होता है। तो सोचिए जब गन्ने की चीनी बनेगी तो उसमें भी कोई ना कोई कलर होगा, बिल्कुल होगा। तो ऐसी परिस्थिति में चीनी सफ़ेद होती कैसे हैं, तो उसी की बात की जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि चीनी के कलर को, चीनी के रंग को लिख रहा हूँ, ठीक है, चीनी के रंग को
जब चीनी को हमारे पास जब चीनी बनाई जाती है तो उसके रंग को रंगहीन करने के लिए या फिर उसके रंग को हम जो है शुद्ध करने के लिए, रंगहीन करने के लिए हम क्या करते हैं, वैसे वाइट होता है मतलब उसका रंग जो है उसमें जो है रंग की जो अशुद्धियाँ होती है उनको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उस चीनी को हम जांतव्य चारकोल पर प्रवाहित करते हैं। चीनी को जांतव्य चारकोल पर प्रवाहित करते हैं। जांतव्य चारकोल, जांतव्य चारकोल पर क्या करते हैं, उस चीनी को प्रवाहित करते हैं, जिसके बाद वो जो चीनी होती है वो चीनी क्या हो जाती है, सफ़ेद रंग की हो जाती है। तो ये जांतव्य चारकोल क्या करता है, उस चीनी में जो रंग का जो कारक होता है उस कारक को क्या कर लेता है, अधिशोषण कर लेता है। ठीक है, रंग वर्णक का क्या कर लेता है, अधिशोषण। यानी यहाँ पे जांतव्य चारकोल रंग वर्णक के अधिशोषण का कार्य करता है। क्या, रंग वर्णक के अधिशोषण का कार्य करता है। अधिशोषण, रंग वर्ण के अधिशोषण का कार्य करता है। अब 4th नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। 1 मिनट, इसमें स्याही कम हो गई, मैं इसमें थोड़ा सा स्याही डाल लेता हूँ, फिर 4th नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। अब 4th नंबर का एग्जाम्पल है कि H2 गैस का पैलेडियम तथा निकल धातु की सतह पर अधिशोषण, धातु की सतह पर अधिशोषण। तो ये सिंपली 4 एग्जाम्पल थे, चारों एग्जाम्पल मैंने समझा दिए। देखिए क्या होता है, दूसरे नंबर के चैप्टर में भी आपने पढ़ा है कि H2 गैस का पैलेडियम के साथ क्या होता है, अधिशोषण होता है। तो वो किस तरह का क्या कहलाता है, ठोस गैस विलयन कहलाता है। तो उसमें भी एग्जाम्पल आपने पढ़ा है, और वही चीज़ यहाँ पे भी आई है कि H2 गैस का पैलेडियम की सतह पर पैलेडियम तथा निकल की सतह पर, धातु की सतह पर क्या हो, अधिशोषण होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, एक तरह के पृष्ठ रसायन के अंतर्गत आता है। चलिए, ये 4 एग्जाम्पल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देखिए अब अपन विशोषण के बारे में जानेंगे। विशोषण, आपको पता है कि अधिशोषण के अंतर्गत क्या होता है, जो वायु में कण उपस्थित होते हैं वो ठोस की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन विशोषण के अंतर्गत क्या होता है, विशोषण अधिशोषण का विपरीत होता है। यानी जब एकत्रित उन कणों को हम हटा दें, उन एकत्रित कणों को, जो कि आप जानते हो जब कभी स्टोर रूम की सफाई करने जाते हो तो उस पर धूल जमी रहती है ठोस पदार्थ पे, तो आप क्या करते हो, उसको साफ करते हो, उसको फटकारते हो, ठीक है, यूँ करके, तो मिट्टी के जो कण होते हैं वो हट जाते हैं। तो वो जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, विशोषण कहलाती है। लेकिन उससे पहले जो क्रिया हुई, आपने हटाया, उससे पहले जब आपने साफ करके रख दिया था, फिर 2-3 महीने के बाद आप गए, यानी उस 2-3 महीने की जो गैप था उसके अंदर कौन सी क्रिया हुई, अधिशोषण की। जब आप सफाई करने गए तो कौन सी क्रिया हुई, विशोषण की। तो विशोषण को सिंपलेस्ट मैं आपको समझा दूं कि क्या होगा विशोषण, जब अधिशोषित हुए अधिशोषित हुए कणों को पुनः अधिशोषक से हटाना, अधिशोषक से हटाना ही क्या कहलाता है, हमारे पास अधिशोषण कहलाता है। फिर विशोषण के बाद अपनी जो किताब है उसके अंतर्गत दूसरा शब्द दिया हुआ है। क्या किताब में, अपनी जो कहने का मतलब राजस्थान बोर्ड की हो, चाहे यूपी बोर्ड की हो, एमपी बोर्ड की हो, या फिर इंडिया के किसी भी बोर्ड की हो, या फिर एनसीईआरटी हो, तो सबके अंतर्गत क्या दिया हुआ है, विशोषण के बाद अवशोषण दिया हुआ है। अवशोषण के बारे में तो आप भी जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अवशोषण क्या होता है। देखिए,
हमारे पास जो ठोस पदार्थ होता है उसके अंतर्गत अधिशोषण में तो क्या होता है, जो कण होते हैं वो उसकी सतह पर एकत्रित होते हैं, लेकिन अवशोषण में क्या होता है, जो कण होते हैं वो उसके अंदर समान रूप से वितरित होता है, जो कण होता है उस ठोस पदार्थ के अंदर समान रूप से वितरित होता है, बस इतना ध्यान रखना। तो अवशोषण क्या होगा, जब ठोस पदार्थ में, जब ठोस, सीधा सा मैं लिख देता हूँ कि ठोस पदार्थ में कण है जो समान रूप से वितरित होते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि ठोस पदार्थ में कण समान रूप से वितरित होते हैं, यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हो। क्या एग्जाम्पल लेंगे कि जब हम क्या करें, जल के अंदर रुई को डाल देते हैं, रुई को डाल दे, जब हम जल के अंदर रुई को डाल देते हैं तो क्या हो जाती है, रुई में पानी भर जाता है, जब हम क्या करते हैं, जल के अंदर जो पानी का गिलास है उसके अंदर रुई को डाल देते हैं, रुई के अंदर पानी भर जाता है, लेकिन आपने देखा होगा पानी सभी जगह पे रुई के अंदर समान रूप से वितरित होता है, तो बस वो जो क्रिया होती है वही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। तो सिंपलेस्ट आपको मैंने अवशोषण भी समझा दिया है कि अवशोषण क्या होता है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करेंगे अधिशोषण के प्रकार की। अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं, चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब देखिए, अपन अधिशोषण के प्रकार पढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्या, अधिशोषण, मोलर अधिशोषण, ऊष्मा। देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, जो अधिशोषण की क्रिया है, क्या, अधिशोषण की जो क्रिया है वो अधिशोषण की क्रिया एक किस तरह की क्रिया है, ऊष्माक्षेपी क्रिया है, ऊष्माक्षेपी। यानी अधिशोषण के अंतर्गत क्या होता है, जब पदार्थ के जो कण होते हैं वो किसी ठोस की सतह पर जाते हैं, उसके ऊपर जाकर एकत्रित होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, तो उसे अधिशोषण क्या है, ऊष्मा मुक्त होने वाली प्रकृति है। तो इसी के आधार पर हमने एक परिभाषाएं बनाई, क्या बनाई कि मोलर अधिशोषण ऊष्मा। मोलर अधिशोषण ऊष्मा क्या होता है, तो देखिए मोलर अधिशोषण ऊष्मा की परिभाषा देखते हैं। जो हमारे पास अधिशोष्य होता है उसी के आधार पर बनाई गई, क्या, जब एक मोल अधिशोष्य का अधिशोषक पर अधिशोषण होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक मोल अधिशोष्य का अधिशोषक पर अधिशोषण होता है। देखो ढींग से, मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन ऐसे बिल्कुल सिंपल बना के लाया हूँ यार। इससे सिंपल क्या हो सकती है कि एक मोल यहाँ पे लिखूंगा ना तो चीजें क्लियर हो जाएगी। एक मोल अधिशोष्य का एक मोल अधिशोष्य का अधिशोषक पर, अधिशोषक यानी ठोस की सतह है, और अधिशोष्य यानी हमारे पास कण, अधिशोषक पर अधिशोषण होता है, तो मुक्त होने वाली ऊष्मा या फिर ऊर्जा ही क्या कहलाती है, मुक्त होने वाली जो ऊर्जा होगी। जब एक मोल अधिशोष्य का अधिशोषक पर अधिशोषण होता है तो जो ऊर्जा मुक्त होती है, जो ऊष्मा मुक्त होती है, वह ऊष्मा क्या कहलाती है, मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहलाती है। तो ये सिंपल डेफिनेशन थी। अब इसके बाद अपन बात करेंगे कि अधिशोषण के प्रकार, यानी अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार के होते हैं। तो अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मैं इसको दो भाग में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो होगा कौन सा, आपका अगर आप लाइव में एक्टिव है तो कमेंट्स करते रहे, क्योंकि मैं अभी कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा आपके। रीज़न ये, अपने पास टाइम इतना ही है, तो इस तरह के वीडियोस जिनमें कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि टाइम इतना है कि अपने पास अपने को सब कुछ रिवाइज करना है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी जुलाई में होंगे, तो अपने पास जून का 1 महीना है, तो 1 महीने में पूरी फिजिक्स पूरी केमिस्ट्री, मैंने आपसे पहले कहा था मैं टारगेट कंप्लीट कर रहूँगा, पूरा करूँगा तो करूँगा, ठीक है, कैसे भी करवाना पड़े। तो अपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए भौतिक, कल भी एक स्टूडेंट कर सर कमेंट्स नहीं पढ़ोगे क्या, तो भाई यार कमेंट्स पढ़ तो लेता, पहले पढ़ता था ना, लेकिन अब बताया ना आपको कारण कि यार अपने पास टाइम कम है, नेक्स्ट मंथ एग्जाम हो सकते हैं, तो मुझे कैसे भी करके एक बार पूरा सिलेबस एक बार आपको रिवाइज करवाना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है इसलिए। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करूँगा भौतिक अधिशोषण, यानी हमारे पास अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, और दूसरा आता है हमारे पास रासायनिक अधिशोषण। क्या? रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण की मैं यहाँ पर बात करूँगा कि जो भौतिक अधिशोषण होता है, उस भौतिक अधिशोषण के अंतर्गत वांडर वॉल बल्ब का निर्माण होता है। वांडर वॉल बंद, यानी जब हमारे पास अधिशोष्य यानी कण प्लस अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य वांडर वॉल बंद बने तो वो किस तरह का अधिशोषण कहलाएगा? भौतिक अधिशोषण कहलाएगा। और जो भौतिक अधिशोषण होता है, इसके मध्य बनने वाला बंध जो होता है वो क्या होता है? दुर्बल बंध होता है। तो ध्यान रखना। अब इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारे पास रासायनिक अधिशोषण होता है, उस रासायनिक अधिशोषण के अंतर्गत विशेष प्रकार के रासायनिक बंध का निर्माण होता है। तो मैं लिखूंगा विशेष प्रकार के बंध का निर्माण, विशेष प्रकार के बंध, यानी जब हमारे पास अधिशोषण होता है, किसी रासायनिक क्रिया के दौरान अधिशोषण होता है, तो उस अधिशोषण में अधिशोष्य लिखते हैं ना, अधिशोष्य तथा अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य जो बंध बनता है, वो बंध कौन सा होता है? विशेष प्रकार का बंध होता है, विशेष प्रकार का रासायनिक बंध होता है। और ये बंध कैसा होता है? प्रबल बंध होता है। ध्यान रखना, प्रबल बंध होता है। तो ये सिंपल एक एक अपन ने इसके अंदर देख लिया। फिर दूसरा अपन अंतर देखते हैं, दूसरा क्या होगा? जो भौतिक अधिशोषण होता है ये उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय से क्या तात्पर्य? कि इसको पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है। आपको पता है जब आप सफाई करने जाते हो तो बुक्स पे या फिर अपने पास जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी सतह पे धूल के कण होते हैं, लेकिन जब सफाई करके आते हैं तो जिस तरह आपने स्टार्टिंग में स्टोर रूम में उस वस्तु को रखा था उसी तरह हो जाती है, यानी उस पे ऊपर जो धूल के कण जमा हुए, जो अधिशोषण हुआ, वो पुनः क्या हो गया? प्रारंभिक अवस्था में आ गए। वो धूल के कण वायु में चले गए और वो वस्तु पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ गई। बट यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे इस तरह नहीं होता कि जो चीज़ अधिशोषित हो गई, जिस पदार्थ का अधिशोषण हो गया वो अधिशोषित हो गई, परमानेंट हो गई। तो इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं दीवार का पेंट, और इसके लिए धूल के कण का किसी पुरानी किताब पर जमना, ठीक है। इस तरह और एग्जाम्पल मैंने इसके और भी चारकोल वगैरह इनके जरिए मैंने आपको बताई दिया है, ठीक है। उसके बाद अपने दूसरा है कि उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब बता दिया। और ये किस तरह का होता है? ये उत्क्रमणीय होता है। यार सही नहीं लिखा गया है, उत्क्रमणीय, जबकि ये अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय यानी अनुत्क्रमण, यानी ये पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे एग्जांपल कि इसकी जो परत होती है वो भिन्न भिन्न, एक से अधिक परत हो सकती है, एक से अधिक परत हो सकती है। बट यहाँ पे क्या होता है? एक ही परत होती है,
एक ही परत होती है। उसके बाद और एक और अंतर देख लेते हैं 4th नंबर के। एक बार चेक कर लेता हूँ, दिख तो रहा है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, सब कुछ दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए, भौतिक अधिशोषण जब होता है तो ये भौतिक अधिशोषण हो चाहे रासायनिक अधिशोषण, उसमें ऊर्जा का परिवर्तन तो होगा ही, चाहे मुक्त होके हो चाहे अवशोषित होके हो, तो ऊर्जा में परिवर्तन तो होना ही है, ठीक है। लेकिन जब भौतिक अधिशोषण होता है तो ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन कितना होता है, 20 से 40 किलो जूल होता है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण के अंतर्गत ऊर्जा में परिवर्तन हमारे पास 80 से 240 किलो जूल होता है। तो ये सिंपली ऊर्जा में परिवर्तन के बारे में था। और फिर 5वें नंबर का अगर मैं चेंजेस देखूं कि इनके अंदर क्या अंतर होता है, तो पांचवा अंतर इनके अंदर होता है कि जो ताप बढ़ाया जाता है, जब यहाँ पे ताप बढ़ाया जाता है तो अधिशोषण घट जाता है। मैं सिंपलेस्ट शोषण घट जाता है। यानी ये जो ताप है वो भौतिक अधिशोषण की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ताप बढ़ाया जाएगा तो अधिशोषण बढ़ जाएगा। हमारे पास जो अधिशोषण होता है, इस अधिशोषण को क्या होता है, जब रासायनिक बंध का निर्माण होता है, रासायनिक अधिशोषण में विशेष प्रकार का बंध निर्माण होता है। और आपको पता है कि रासायनिक अधिशोषण में जब रासायनिक बंध का निर्माण होता है तो यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो ऊर्जा हम देते हैं उसको वो अवशोषित कर लेती है और बंध को स्ट्रोंग कर लेती है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भौतिक अधिशोषण वान डेर वाल बल होता है। तो वान डेर वाल बंद होता है, उसके कारण जो ताप बढ़ाया जाता है, दुर्बल बंद होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, टूट जाता है फटाफट से, है ना। और उसके बाद क्या हो जाता है, वो अधिशोषण की दर कम हो जाती है। तो सिंपलेस्ट ये एग्जाम्पल, ये क्या थे अपने अंतर मैंने बताया आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार मैं हट जाता हूँ, है ना। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। और आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। आज इतना ही बस केमिस्ट्री में, फिर फिजिक्स की क्लास में बाकी फिजिक्स में पढ़ेंगे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अगली नेक्स्ट केमिस्ट्री की क्लास में। चलिए, टाटा, बाय बाय।